संस्कृति उसकी अपनी है, उसके अपने 13 देवी देवता हैं। बाघुत कुदरा, दुआरसिनी, चेड़ी गोसाई, डीनी माय, बड़ो पहाड़, चांदराय, गोरैया, सूरज महाराय, गांव ग्राम, महामाय, रंगाहाड़ी, रंगाबुड़ी और भूत पीड़ा। उसके अपने 13 देवता हैं और 13 परब है। जो अखाइन यात्रा 15 जनवरी से शुरू होता है, जिस दिन हम लोग पहली बार हल जोतते हैं, वहीं पर हम लोग कहते हैं अखाइन यात्रा, आखाइन यात्रा। इसका पूरा सिस्टम है सर, अपना लैंग्वेज सिस्टम है, अपना गॉड सिस्टम है, और जितने को इसने गॉड माना है वे सारी प्राकृतिक शक्तियां हैं। बाघुत कुदरा जो मैं बोला वो उत्तर पश्चिम कोना, जिसको भंडार कोण कहा जाता है, जहाँ से काले बादल गरजते हुए आते हैं और खूब पानी बरसता है, उस देवता को हम देवैता हम लोग बोलते हैं, देने वाला। यानी जो धान का वृद्धि कराएगा वही मेरा देवता है। उसके बाद जो दुआरसिनी है उसका दूसरा नाम है बानसिनी। द्वार मने दरवाजा, सीनी मने पानी का दरवाजा, बान मने धान, सीनी मने पानी। जिधर से उसको हम लोग झैर कुंड बोलते हैं, माने रोपा रोपने के बाद जहाँ धीरे 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 पानी झैर जैसा बरसे ताकि धान बह न जाए। इधर है आपका दक्षिण पूरब कोना जो है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं दीप कुंड, माने जिधर से हीट आती है। अभी आप बैठे हुए देखिएगा उसी दिशा से हीट आ रही है। उसके बाद है हमारा पूरब उत्तर कोना, उसको हम लोग कहते हैं डीनी कुंड, माने धान का कुंड। जब ये दो कोने से पानी नहीं बरसता है तो उधर से बंगाल की खाड़ी की पानी आती है, जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक लगातार बरसता है। उस समय हम लोग धान रोप लेते हैं। बड़ो पहाड़ है, वहाँ से हमको बहुत फायदा है। वो देवैता है, हमको देता है, उसकी पूजा हम करते हैं। उसका गौरैया है, माने वो शक्ति जो हमारे गोवंश को बढ़ाती है। उसके बाद है गांव ग्राम है, वो हमारा पुरखा थान है। उसके बाद महामाय है, महामाय माने धरती मैया। तो रांगाहाड़ी जो था वो हमें खेत खोज कर देता था उस स्थान को जहाँ पर हम खेत बना सकते हैं। और रंगाबुढ़ी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाली है। तो ये तो सारे हमारे प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो हमारे देवुड़ियों के गांव में महत्व हुआ करता था। गांव का मुखिया, गांव का मालिक, गांव का प्रशासन उसके हाथ में था। और 12 से 21 गांव में होते थे एक परगनेत, और 6 परगनेत को मिलाकर एक होता था थपाल। 6 थपाल मिला के होता था एक मडल, फिर 6 मडल से एक देश मडल, और सारे देश मडलों के ऊपर में ट्राइबल हेड। और वो जो ट्राइबल हेड था कुर्मियों का, उसको पंचेत का राजा कहते हैं। पंचकोटगढ़, ये जो आपका पंचेत डैम है, पंचेत डैम से 8 किलोमीटर आगे उसका राजभवन है, जो आजकल भग्नावशेष बचा हुआ है। और उस पर दुख की बात है कि इतिहासकारों ने इतिहास लिखना मुनासिब नहीं समझा। और ये कुर्मी जनजाति यहाँ की सबसे बड़ी, जैसे आपके रांची में मुंडा, रामगढ़ में आपके बिरहोर, राजा पद्मा जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद घटवार लोग झरिया साइड में जो घटवाल हैं। उसके बाद आप सीधे पूरब जब पहुंचिएगा, जिसको शिखर भूमि बोला जाता है, जिसको मानभूमि बोला जाता है, वहाँ पर राजा पंचेत, तो वो कुर्मियों के ट्राइबल हेड थे, ये मुंडाओं के ट्राइबल हेड थे। उसके बाद आपका क्या कहते हैं यहाँ पर संथाल से बिरहोर का मतलब ब्रांची है, वो यहाँ पर थे। उसके बाद आपका क्या कहते हैं बड़ा भूम है, उधर में आपका बरहा भूम है। तो वहाँ पर बावरी राजा था, भूमिज राजा था। तो जितने भी ट्राइब थे उनको जो है बड़ा बड़ा जमीन। 1910 का मानभूम गजेटियर पढ़िएगा, जो कुपलैंड का लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो राजा था कुर्मी राजा, वो यहाँ 52 पीढ़ी से पहले AD 52 में, तो जिसका राजा AD 52 में रहेगा वो आज का आया हुआ इमाइग्रेंट होगा। पहले यहाँ पर 5 वन था, माने जंगल था। बीजू वन, आड़ वन, अरुण वन, डौड़ वन और झाड़ वन। तो ये जो वन था वही बाद में 18 भूमि में बदला।
जैसे अभी कुछ कुछ भूम आप सुनते हैं, सिंह भूम, दाल भूम। तो अंग्रेज जब यहाँ शासन करने लगे तो 1865 में उन्होंने एक कानून लाया, इंडियन सक्सेशन एक्ट, और यह एक्ट हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर लागू होता था। तो उसमें सक्सेशन और इनहेरिटेंस का, यानी बाप के मरने के बाद संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होगा, उसके लिए उन्होंने हिंदू लॉ बनाया। तो इस कठिनाई को अंग्रेजों ने समझ लिया, तो समझने के लिए उन्होंने सर्वे करवाया। 1885 में वर्ल्ड फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट H.H. रिजले, हर्बर्ट होप रिजले को बुलाया और उन्होंने 5 साल यहाँ सघन सर्वे करके 13 जनजातियों को निकाला। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, माल, शौरिया, पान, कांद, कोरवा, सारे को निकाला और उन्होंने 13 जनजातियों को निकाला और उसका रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1908 में CNT एक्ट लगाया और 1871 से जब इसकी जनगणना शुरू हुई तो 1871, 1881, 1891 और 1901 वहाँ इन लोगों को कहा गया एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है सिंगल रेस, नॉट ए कास्ट। तो जो एक रेस होता है वही एबोरिजिनल होता है और उसी को इन लोगों ने ट्राइब कहा। और CNT एक्ट उन्हीं पर लगा 1908 में, क्योंकि 1908 में SC ST OBC नहीं था। जब उस समय SC ST OBC नहीं था तो किस आधार पर उन्होंने CNT एक्ट लगाया? तो जो लोग 1891 और 1901 के जनगणना में एबोरिजिनल कहलाए, एबोरिजिनल मीन्स इसी मिट्टी का भूईफोड़ जो कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है, तो उसमें कुर्मी भी शामिल है और जिसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो बताइए, जो उस एक्ट में है, CNT एक्ट में है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में है, जिसमें यह कहता है कि एक जनजाति की जमीन दूसरे जनजाति के पास नहीं जाएगी, ना ही किसी जाति के पास जाएगी। वो जमीन जब भी बिक्री होगी समान जाति में बिक्री होगी। यानी कुर्मी के जमीन को कंजर्व किया गया, कंजर्वेशन ऑफ लैंड हुआ CNT एक्ट से। तो मेरा किस आधार पर हुआ वो पता कर ले, उनका किस आधार पर हुआ पता कर ले। बेतुकी बात करने का जगह नहीं है। ये 5 साल बाद 1913 में भारत सरकार गृह विभाग का एक नोटिफिकेशन आता है कि ये 13 जनजातियां चूंकि अपने कस्टमरी लॉ पर चलती हैं और जिनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट खपता नहीं है, माने मैच नहीं करता इनके नियम के साथ में, इसलिए इनको उस कानून से मुक्त किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो उस कानून से मैं भी मुक्त हुआ, वे लोग भी मुक्त हुए। यानी आज उन लोगों के ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है तो मेरे ऊपर भी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू नहीं है, उसके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं है तो मेरे ऊपर भी हिंदू विवाह अधिनियम नहीं लागू नहीं है। वो किसी रिलीजन में नहीं थे तो मैं भी किसी रिलीजन में नहीं था। यानी वी आर नॉट इन एनी रिलीजन, वी आर गाइडेड बाय ओनली कस्टम्स। कुर्मी लोग जो बसे हुए हैं यहाँ पर, उत्तर में पारसनाथ, दक्षिण में मयूरभंज, पूरब में मेदिनीपुर और पश्चिम में सरगुजा। कानून फिर हमको बराबर जगह दे रहा है। कानून तो हमको CNT एक्ट में रखा, उनको भी CNT एक्ट में रखा, हमको भी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर किया, उनको भी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर किया। और वे हमारी भाषा जानते हैं, हम लोग उनकी भाषा नहीं जानते हैं। तो जो जिसके देश में आता है, जिसके मिट्टी में आता है, उसका भाषा उसको जानना होता है। आज भी उन लोग झूमर गाता है, कौन गाता है मुंडारी में, कौन गाता है संथाली में, कौन गाता है कुड़ुक में, सब गाते हैं नगपुरिया में। और नगपुरिया कहाँ से जन्मी, ये समझने वाली बात है। अरे बहुत टाइट बोलेंगे ना तो यही बोलेंगे कि 12 मासे 13 पर्व कुर्मियों का है और उन्हीं पर्वों को कहा जाता है झारखंडी संस्कृति। तो क्या सिर्फ कुर्मियों का हिंदुआइजेशन हुआ? उनका हिंदुआइजेशन नहीं हुआ है, उनका तो क्रिश्चियनाइजेशन भी हुआ है। हम कहते हैं अगर हमारे 3 लोग पैता पहन लिए, सूता बांध लिए, तो क्या उनका नस्ल बदल गया? ए ट्राइब इज ए रेस। ऑलवेज गो टू द डेफिनेशन कि हु इज ट्राइब। तो ट्राइब इज ए रेस। अ ट्राइब हैज इट्स ओन कस्टम, कल्चर एंड लैंग्वेज। वो मेरे पास है या नहीं? 2014 का रिसर्च है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कि कौन से रीजनल धान लगाते हैं वे लोग।
वहाँ 200 धान का नाम है सर, और वो सारे के सारे नाम कुड़माली में है। खरका खोची, खरका का मतलब आप नहीं समझ सकते। खरका मैंने होता है वो जो बांस की लंबी सी होती है। खोची जिसका कि खोच लगता है। तो ये खरका खोची किसकी भाषा है? और तुम खरका खोची लगाते हो। तो वहां दोष है। तो जो जिसका, अरे कुड़मी तो जन्मजात धान कृषक रहा है। इसका प्रूफ ये है कि उसके जो 12 मासे 13 परब है वो धान चक्र आधारित है। धान का फेज जैसे जैसे बदलता है उसी फेज के अनुसार उसके जो रोहन में आप बीज डालें वो आषाढ़ में जाके रोपने लायक होगा, उस समय एक परब होता है। रोपने के बाद जब वो किशोरावस्था में होता है तब करम होता है। जब वो गर्भावस्था में पहुंच जाता है तो जीतिया होता है। जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंचता है उस समय दशई कहते हैं। दशई मतलब जो धान की बाली होती है ऊपर से 10 कलियों में चावल आ जाता है, दूध आ जाता है, और सोहराय में 16 कलियों में चला आता है। और ये धान चक्र आधारित है। तो मेरा कल्चर तो धान चक्र के साथ है।